जो लोग सी टेट, यूपी टेट या सुपर टेट कोई भी टेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और उन लोगों को अगर सीडीपी की तैयारियां करनी है तो आप मेरे चैनल पर आप सभी के लिए काफ़ी बेटर तरीका से सीडीपी का यहाँ पे क्वेश्चन कराया जाएगा, वो भी ट्रिक से और समझा करके। और ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे कोई भी पेडागोजी हो उसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा, चाहे आप कोई भी टेट की तैयारी करें, सी टेट हो, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या एम टेट हो, कोई भी टेट हो, तो आप सभी को इस नंबर से जुड़ जाइए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर बोलिएगा कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, मैं आपको जोड़ दूंगा। तो आज का जो पेपर होने वाला है दोस्तों, वह 6 जनवरी 2022 का पेपर जो काफ़ी मज़ेदार तरीक़ा से कराने जा रहे हैं। तो आप सभी कोई जवाब देने का कोशिश करिएगा, मज़ा आ जाएगा क्लास में, क्योंकि भाई मेरे यहाँ कुछ अलग ही होता है। क्वेश्चन कहता है कि बच्चे के विकास का जो क्रम होता है अमूर्त से मूर्त, मेरे दोस्तों अमूर्त से मूर्त नहीं होता है, ये उल्टा बोल दिया है, मूर्त से अमूर्त होता है, उल्टा बोला है, तो उल्टा गलत होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये तो अच्छा बात है, पहले तो सामान्य ही न करेंगे। पैर से सिर की ओर नहीं होता है, सिर से पैर की ओर, तो यहाँ पे गलत बोला है, पहले सिर से बोलना चाहिए, ठीक है। हाथ से पैर के केंद्र की ओर, है ना, तो ये भी बात गलत है, केंद्र से हाथ की ओर होता है, ये भी उल्टा बोला है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने बी किया उन सभी का सही जा रहा है। चलिए, आपका तैयारी काफ़ी बेटर हो जाएगी अगर आप सीडीपी, मनोविज्ञान, मेरे यहाँ ऑल पेडागोजी कराता हूँ मैं, पूरा ऑपरेशन करके बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कथन कारण का क्वेश्चन एक आजकल आ रहा है, इसमें पूछेगा वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से, माने जो धनिक परिवार से है, उनके बच्चे से अपना दिन बहुत अलग बीतता है। बात सही है, आम बच्चों से उसका दिन क्या होता है, अलग होता है, क्योंकि धनिक परिवार का है। जो निम्न आय वाले परिवार से है, माने निम्न वाले आय से धनिक वाला जो आय है उसका आम दिनचर्या जो है वह अलग बीतता है। ये तो बात सही बोला, क्योंकि भाई धनी मनी है, वो क्या क्या करता है, वो गरीब तो नहीं ना कर पाएगा, तो ये बात सही है, ठीक है। अब तर्क आता है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन बहुत विविधता है। ये भी बात सही बोला, क्योंकि ये क्या है, सबका अलग अलग जीवन है, तो अलग अलग विविधता हो गया, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड बात कर रहा है, तो भाई व्याख्या भी करता है। आपका उत्तर ए पर गया, जिन्होंने ए किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न है, मजा आ जाएगा, कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है। पहले किससे पकड़ा, हाथ से, उसके बाद चिमटे से पकड़ा। मेरी बात ध्यान से सुने, मजा आ जाएगा, शायद कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बताता हूं। एक बॉल है, मेरी बात ध्यान से सुने आप। पहले बच्चा क्या किया, पहले बच्चा हाथ के उंगलियों से पकड़ा, ठीक है, उसके बाद भाई वही बच्चा चिमटा से पकड़ा। तो पहले हाथ से जब पकड़ेगा तो हाथ तो समीप में रहता ना भाई, ये क्या है, हाथ क्या है, समीप में है कि नहीं, समीप है। और ये चिमटा से जब पकड़ेगा तो हाथ यहाँ पे ना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ना हाथ हो जाएगा, तो हाथ दूर हो गया, तो समीप दूरा मुख हो जाएगा, होगा कि नहीं आंसर पकड़ में आया। तो भैया मैं आपको रियली बताता हूँ कि ऐसे कोई समझा दे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे यहाँ स्पेशल पेडागोजी का ही क्लास होता है, स्पेशल पेडागोजी, और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। पेडागोजी मेरे यहाँ ट्रिक लगाइए, बात खत्म, समझ करके और अच्छे तरीका से आपको कराया जाएगा। कभी कथन कारण में काफ़ी बच्चे जो होते हैं ना, वो भाई डर जाते हैं, डरना नहीं है, गर्दा उड़ा देना है। आप कथन कारण में क्या कहता है सुनिएगा, कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल रीतियाँ और केवल अभिभावक से ही सीखते हैं। ये बात सही है क्या, केवल अभिभावक से सीखता है क्या, ऐसा बात सही बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है भैया, तो ये आपका गलत हुआ ना। चलिए अब तर्क पर आते हैं कि बच्चे समाजीकरण की एक सरल रैखिक प्रक्रिया है। भैया यहाँ जो बोला है रैखिक प्रक्रिया है, ये एक सरल रैखिक बोला। एक मैंने आपको समझाया कि कोई भी फिक्स वर्ड बोले, 1 2 3 4, कोई भी फिक्स वर्ड बोले वह हमेशा गलत होता है। तो आपका तो दोनों गलत हो गया, दोनों तहस नहस हो गया।
जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। एक बार आप सभी कोई जोरदार लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों को बुला लीजिए कि यहाँ भी कुछ चल रहा है, एक बार देखे, उसके बाद फिर से खोजिएगा हमको। क्वेश्चन कहता है, मजा आ जाएगा भाई। किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व तो बना लेते हैं, सुनिएगा, वस्तु अस्थायित्व तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रिया परिवर्तनीय है और उसके निर्णय चीजों के मौजूदा दिखावट पर निर्भर करता है। तो कभी भी वस्तु अस्थायित्व की बात करें और नहीं समझ पाते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा पियाजे का, जो शायद आपको बहुत ही कम मिलेगा लोगों से। काफ़ी यूट्यूब चैनल से आप लोग पढ़ाई करते होइएगा, नहीं मिल पाएगा शायद। कहीं भी लिखा रहेगा कि बच्चा नहीं कर पाता है, कुछ भी हो, नहीं कर पाता है, तो उसमें डेफिनिट रूप से जो होगा वह पूर्व संक्रियात्मक होगा। मेरी बात ध्यान से सुने तब मजा आएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखे परंतु नहीं समझ पाते हैं कि परिवर्तनीय है, तो जहां भी रहे कि नहीं समझ पाता है, नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं हो उसको आता है, तो कौन सा एज में आएगा? पूर्व संक्रियात्मक। अगर क्वेश्चन में रहे कि बच्चा समझ पाता है, उसको आने लगता है, आता है, उसको समझ पाता है, तो वह हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। दो चीज मैंने बताया जो जीवन में आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो जिसको जो नेगेटिव टाइप क्वेश्चन रहे पूर्व और जो पॉजिटिव भरा रहे वह मूर्त। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चलिए मजेदार तरीका से बताऊंगा आप सभी को। क्वेश्चन कहता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो पूर्व संक्रियात्मक है, पूर्व संक्रियात्मक बोलते हैं 2 से लेकर के 7 वर्ष उसका एज होता है। तो मूर्त संसाधन बहुत ही दृढ़ सामग्री का प्रयोग करना, तो भाई पूर्व संक्रियात्मक में मूर्त होता ही नहीं है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा जब कुछ नहीं कर पाता है तो उसको मूर्त संसाधन और दृढ़ सरल सामग्री का प्रयोग करेंगे तभी ना बच्चा करेगा। मैंने आपको यही ना समझाया, ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए। पूर्व संक्रियात्मक में मैंने आपको ट्रिक का बताया कि बच्चा नहीं कर पाता है, तो जब नहीं कर पाएगा तब ना उसको मूर्त संसाधन देंगे, दृढ़ सामग्री का प्रयोग करेंगे ताकि वो कर पाए। यही ना करिएगा, टीचर होने का मतलब है यही ना है। तो देखिए लिखा है शिक्षक को क्या करना चाहिए? मूर्त दिखाएंगे तब ना कर पाएगा। बात समझ में आया? तो बस एक ट्रिक से आपका हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, जिन्होंने ये किया उनका सही जाते हुए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। निम्नलिखित में से पार का सही उदाहरण क्या है? पार मतलब होता क्या है भैया? पार मतलब होता है ढांचा। पार मतलब क्या होता है? ढांचा। और ढांचा और पार का मतलब एक और जान लीजिए, ठेठ में इशारा एवं संकेत कहीं भी रहेगा, रहेगा ही रहेगा चाहे दुनिया पलट जाए भैया। पार का मतलब इशारा एवं संकेत, याद रखिए। तो संकेत एवं इशारा देना ही पार कहलाता है। अगला प्रश्न मजेदार तरीका से आपको कराया जाएगा ताकि आप कभी सी टेट, कोई भी टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, ऑल टेट हो, कभी फेल नहीं करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि लेइवाइगोस्की का मानना था कि क्या मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अन्वेषण है। भैया ये केवल जहर का पुड़िया है, चाहे भी कोई भी टेट हो। सीखना इनाम के प्रति नियंत्रित प्रक्रिया है। तो भैया ये जो एक नियंत्रित, एक शब्द मैंने आपको बोला कि फिक्स वर्ड आपका कभी गलत कभी सही होता ही नहीं है। ज्ञान को शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित करना। अब भाई आप कभी आप टीचर है तो आप अपने बच्चों को निष्क्रिय तरीका से पोषित करिएगा, तो ये भी गलत बोल दिया। ज्ञान सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जब बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और दूसरों को मदद से करने में है। तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने डी किया है उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति, सुनिएगा, तर्क करते हैं कि मानव अधिकार और न्याय सबसे जरूरी है?
तो भले ही वह समाज और कानून के खिलाफ हो। मानव अधिकार को सबसे बेटर मान रहा है, समाज और कानून के खिलाफ आ रहा है, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मजा आ जाने वाला है आज आपके क्लास में। क्योंकि कभी भी कहे समाज और कानून के खिलाफ जाएगा तो वो क्या चीज को मानेगा? लोकतंत्र को मानेगा। क्या चीज को मानेगा? लोकतंत्र को मानेगा। और लोकतंत्र वाली बात सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर कानून को मानता तो अधिकारिता होता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो भैया आपको कह रहा है कि इस कानून और समाज के क्या है? खिलाफ है, तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के अंतर्गत चला जाएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी मैं सक्रिय हूँ और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि भैया एक बार आप सभी को लाइक करिए, क्योंकि मेरे यहाँ जो क्लास होगा ना कुछ अलग होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे आपको इस पृथ्वी पर, मैं आपको कहता हूँ मैं आपको कम समय में बेटर तैयारियाँ कराऊंगा। समय कम लूँगा लेकिन क्वेश्चन आपको अधिक कराऊंगा। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है। भैया मैंने आपको कितना बार बोला कि एक सरल प्रक्रिया, एक क्या है? फिक्स है, तो फिक्स वाला कभी सही होता नहीं है। एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब समाज में एक तो होता नहीं है। अब कहेंगे सर एक तो ये गलत हो रहा है, नहीं। प्रगतिशील कक्षा में एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक में आपका दो चीज आता है, परिवार और विद्यालय, धर्म, मीडिया, हर चीज आता है। इसलिए एक सामाजिक बोल सकते हैं, दो सामाजिक नहीं ना होता है। कहीं भी लिखा देखे हैं कभी दो सामाजिक? तो यहाँ पे आपका उत्तर बी पर जाएगा। यहाँ केवल गलत है, यहाँ परीक्षा गलत है, ठीक है। तो आपका उत्तर सरल गलत है, ठीक है। आपका उत्तर चला गया बी पर। अब भैया गार्डनर के बारे में हमेशा पूछ रहा है आपसे, सभी एग्जामों में पूछते हैं कि गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को परिपोषित और विकसित नहीं किया जा सकता, ये नहीं बोलना गलत हो गया। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, अच्छी बात है, क्योंकि सबका अलग अलग बुद्धि है। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का एक सफल पैमाना है। ये आपका सफल पैमाना जहर का पुड़िया हो गया। एक खास वर्ग के व्यक्ति, देखिए एक खास वर्ग, फिक्स वाली बात यहाँ बोल रहा है। तो सबसे बेटर जिन्होंने बी किया है उनका सही जा रहा है। मजा आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो देखिए 2020 के तहत जो शिक्षा नीति है, प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना है, ना कि हिंदी में, ना ही अंग्रेजी में, ना ही संस्कृत में। उसकी घर की भाषा में पढ़ाना है, उसकी मातृभाषा में पढ़ाना है। जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। काफी लोग इस क्वेश्चन को हिंदी मार के आते हैं, भाई गलत हो जाएगा। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, सुनिएगा। अधिगमकर्ता का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषता है? तो जब समूह में कार्य करेगा तो क्या कहलाएगा? आप सभी को पता है समूह कहाँ होता है, तो समूह आपका समाज में होता है ना भैया। तो आपका हाई सब तो क्वेश्चन चला गया काम से। ऑप्शन क्या हुआ? सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। आपका उत्तर बी पर गया। देखिए समाज कहने का मतलब सी टेट हो, यूपी टेट हो या कोई भी टेट हो, समाज कहने का मतलब हुआ विद्यालय भी, परिवार भी, धर्म भी, मीडिया भी, हर चीज आ जाता है समाज में। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विविधता को ध्यान रखने में मदद करेगा? मानकीकृत भैया आपका गलत होता है। पूरी तरह से परीक्षा पर लेते हैं तो आपका गलत हुआ। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक आपका गलत हुआ। आप नेगेटिव वर्ड नोट कर लीजिए। सबसे बेटर आपका संलग्न और संदर्भित होना चाहिए।
जिन्होंने डी किया उनका सही जाते हुए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप सभी को ये अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, आप अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य भाई रटने की क्षमता नहीं है, यह आपका गलत बोला, और पुनरुत्पाद याद करने की क्षमता को नापता है, तो ये भी आपका गलत हुआ। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है, सही बोला। पूरे देश में बच्ची की तुलना करना, भैया तुलना करने से बुद्धि घटती है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है। आप नेगेटिव वर्ड यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, आपका एक भंडार हो जाएगा। और मैं आपको वास्तव रूप से मैं बोलता हूँ कि जीवन में आप कभी भी कोई भी टेट का एग्जाम देंगे, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, कभी फेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज से ही तैयारी शुरू करनी है ताकि आप कभी भी एग्जाम में बैठे तो पास करें, सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि घर का बेरोजगारी दूर होगा, नौकरी लगेगी आप लोगों को, ठीक है। और लगेगी भैया, जो लोग लगे हैं उनको नौकरी लगेगा, जो छोड़ देता है उनका तो क्या कहे भाई, उनको भाई उनके पास नौकरी चल के नहीं आएगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, समावेशन का अर्थ क्या है? देखिए समावेशन का एक और अर्थ मैं बताता हूँ, आत्मसातकरण होता है। समावेशन मतलब क्या होता है? आत्मसातकरण। तो समावेशन का अर्थ पूछ रहा है आप लोगों से, तो सभी विद्यार्थियों को उसकी सामाजिक पहचान और निरपेक्ष अपनाना है ना, अपनाना, यही आपका होगा समावेशन। समावेशन माने क्या? सभी विद्यार्थियों को लेकर चलेंगे। अनुचित प्रयास आपका गलत वर्ड है। अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, देखिए कितना जहर का पुड़िया दिया है इस ऑप्शन में। भेदभाव को बढ़ावा देना, तो भाई आप टीचर तो ये नहीं ना करेगा। असमान अवसर तो सही होता है, लेकिन असमान अवसर आपका गलत हो गया। तो जिन्होंने एक किया है उन सभी का सही जाते हुए, बहुत अच्छी बात है। क्लास काफी धांसू होगा, क्वेश्चन भी आपके मजेदार है। कहता है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना है? देखिए, हर विद्यार्थियों को पहचाने और उसका सम्मान करे, बहुत अच्छी बात है भाई। बचने वाली बात पूछ रहा है तो नेगेटिव खोजना है। प्रभुत्वशाली समूहों और अनुभव को प्राथमिकता देना, सही बात है। शिक्षण सामग्री में विविधता को शामिल करना, यह भी सही बोल दिया। कक्षा में संस्कृति संवेदनशीलता का अभ्यास करना। अब लीजिए कहाँ चला गया भाई आंसर इसका। अब भाई हम पकड़ते हैं क्या बोला है, कहाँ पे गलती किया, ये भी सही है, लेकिन गलती कहाँ पे किया है? यहाँ पे किया है, प्रभुत्वशाली समूह और अनुभव को प्राथमिकता देना। तो बताइए, तो जो प्रभुत्वशाली है उसको प्राथमिकता देंगे और जो कमजोर है उसको नहीं देंगे, तो यहाँ तो भेदभाव हो गया। तो यह आपका ऑप्शन गलत होगा और इसी से आपको बचना है। जिन्होंने बी किया उन सभी का सही जाते हुए। अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया सभी को पता है। कोई भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो डिसलेक्सिया आपको पूछेगा ही पूछेगा, पढ़ना से होता है। चलिए अच्छी बात है, आप नोट कर सकते हैं। जिनको जानकारी नहीं है, नए पढ़ाई शुरू की है उनके लिए, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? भैया अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित आपका वर्ड गलत, केवल और निश्चित वर्ड गलत होता है। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को मापे, भाई किसी पर आरोप नहीं लगाना है, सबसे बड़ी बात ये है। क्षमता की कमी, ये आपका गलत बोला। बहुत लंबे और बारंबार दत्तकार, ये बारंबार दत्तकार जो होता है ना, और लंबा, बहुत लंबा, ये सब फिक्स वर्ड हुआ, गलत हुआ। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, आपका उत्तर सबसे बेटर डी पर गया। जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। प्रतिभावान विद्यार्थी के बारे में बताएं, क्या करता है प्रतिभावान विद्यार्थी? उत्तर बताएं। तो प्रतिभावान विद्यार्थी की बात करें तो जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करता है, बहुत अच्छी बात है। जानकारी को जल्दी से सीख जाता है। अपने आयु स्तर के नीचे प्रश्नों को असमर्थ वर्ड आपका गलत हुआ।
सरल असमान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति, सरल असमान, ये गलत बात बोल रहा है भाई। मूल बातों को सहज और अभाव होता है, तो ये भी गलत है। सबसे बेटर जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, अनुमान लगाने के लिए करना चाहिए, उत्तर के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? टीचर का काम है किसी बच्चा को अनदेखा नहीं करना, दंड नहीं देना, अवरोध नहीं करना। ये तीन बात तो भाई आपका गलत हो गया। प्रोत्साहित करना काम है। तो जिन्होंने एक किया उनके सही जा रहा है। और मैं रियली रूप से बताता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ आप लोग, 100% की गारंटी देता हूँ कि आज से लेकर के जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, जुड़े रहिए, आप कभी फेल नहीं करेंगे। लेकिन नोट करना है कि कौन सा शब्द नेगेटिव जा रहा है, कौन सा पॉजिटिव जा रहा है, और क्या समझदारी है मैं बोलता हूँ उसको नोट करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन कहता है, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? किससे बचिएगा? तो विभिन्न उपसंप्रत्यय के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, भैया आपको बचने वाली बात बोल रहे, नेगेटिव बात तो पॉजिटिव है। संप्रत्यय के उदाहरण को गैर उदाहरण बनाना, ये भाई आपका गलत जा रहा है। लेकिन संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों शामिल किया है तो सही चला जाएगा। अधिकरण जानकारी नई समस्या पर लागू करना, ये भी सही है। बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों को बिना समझे नकल करने के लिए करना, तो आपको इसी से बचना है। तो बचने वाला आपका डी हो जाएगा उत्तर। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है, माने फेल होने से बचाया जा सकता है? तो जो उसके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा होगा उससे बच्चा कम फेल करेगा। समाज से जुड़ा होगा तो बच्चा खूब लिखेगा एग्जाम में। जो अत्यधिक चुनौती, अत्यधिक वर्ड आपका गलत होता है, फिक्स वाली बात हो गई। दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक गलत है वर्ड। अमूर्त से सरल, सरल से अमूर्त होता तो सही होता, ये पहले अमूर्त ही बोल दिया, ये बात गलत हुआ। जिन्होंने ये किया है उनका सही जाते हुए। सार्थक सीखने के लिए निम्नलिखित में क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धा, भैया 1 to 5 के लिए प्रतिस्पर्धा गलत होता है, आप याद रखिए इसको। बच्चों के विचार और अनुभव को जगह देना, ये बहुत अच्छी बात बोला। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, पृथक खंड में जब जानकारी को देंगे तो बच्चा अच्छा से सीख नहीं पाएगा। ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है, तो ये भी नेगेटिव बोला। तो जिन्होंने बी किया उनका सही जाते हुए। अगला प्रश्न, विद्यार्थी को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना है? तो उन्हें दिए गए उदाहरणों में से समान गुण खोजने के लिए करना। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो बचने वाली बात वाला क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, नेगेटिव क्वेश्चन। बताए आप लोग क्या कीजिएगा? आप ही लोगों पर मैं छोड़ता हूँ कि नेगेटिव बात खोजे कहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले जटिल अवधारणा प्रस्तुत करना और फिर सरल। भाई कभी भी पढ़ाई सरल से जटिल होता है, ये उल्टा बोल रहा है। इससे बचना है आपको, और बचने वाली बात आपका सही हो जाएगा। जिन्होंने सी किया उनका सही जाते हुए। अगला है कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात का विचार कर रहा है कि इस कार्य को किन संकेत ने उनकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। कौन चीज मदद किया? तो नकल तो कभी मदद करता ही नहीं भाई, पता है कि नहीं? तो जो चीज मदद करता है, आत्म केंद्रित भी मदद नहीं करेगा। देखिए कोई भी चीज मदद करेगा वो जानकारी करेगा, जानकारी रहेगा तब ना मदद होगा, कुछ कर पाइएगा। तो जानकारी को बोलते हैं संज्ञान, और आदि संज्ञान मतलब होता है जो जानकारी आपके अंदर से निकल रही हो, प्रकट हो रही हो, उसको आदि संज्ञान कहते हैं। आदि शब्द गलत होता है। तो जिन्होंने सीख किया उनका सही जाते हुए। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं टाइम देख लेता हूँ, काफ़ी कम समय में मैं आपको कराऊंगा। 24वां मिनट चल रहा है।
और आपका जो क्वेश्चन है 27 नंबर में क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि 8 बजे से क्लास है तो 1-2 मिनट भाई उसके जो प्रोसेस है उसको लग जाता है प्रोसेस शुरू होने में। 8 बजे शाम को रेगुलर लाइव चलता है। जिनको भाई जानकारी लेना है सुन लीजिए, और जिनको क्लास में रेगुलर ज्वाइन करना है कर लीजिएगा। एक और बात कि 95,070 ना 95,969 इस नंबर से जुड़ जाइए। कहिए कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, मैं जोड़ दूंगा। आज से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तभी भी पूछ सकते हैं, केवल मैसेज से। कॉल कितना भी लगाइएगा नहीं लगेगा। लक्ष्य प्राप्त करने, चलिए क्वेश्चन पाते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है? नोट कर लीजिए। आप कुछ नहीं कर पर आप इसको नोट ही कर लीजिए। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को मेरे दोस्तों कलन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कलन विधि कहते हैं। आप नोट कर ले इसको, ये परिभाषा है। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कलन विधि कहा जाता है। नोट करें। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बताती है? देखिए भ्रांतियां क्या होता है? आपके मन में कुछ गलत अवधारणा बैठ गया हो, उसको भ्रांतियां कहते हैं। तो अत्यंत गलत एवं तर्कहीन सोच प्रक्रिया है। अत्यंत गलत नहीं है भाई, भ्रांतियां तो आपके अंदर भी होगा। मन में बैठ गया होगा कि अरे यार ये तो हमसे नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर भाई वो क्षमता है, आप कर पाइएगा। ठीक है। उच्च क्रमक भावनात्मक, ये भी गलत होता है उच्च वाली बात। अवधारणा के बारे में भोली सहज समझ बना लेना, कोई चीज को भोली सहज समझ लेना, ये भी आपको भ्रांतियां है। जैसे बहुत बड़ा पहाड़ है, आप उसको कहेंगे नहीं हम इसको तो भाई धक्का दे के हटा देंगे, ये आपके मन में क्या है? भ्रांतियां है। तो भोली और सहज समझ बना लेना, ये क्या है? भ्रांतियां होती है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व करने की बात बन जाती है? आप लोग भाई कभी न कभी तो स्टूडेंट रहे होइएगा क्या? अभी तो आप लोग शिक्षक है भाई। जो लोग टीचर की तैयारी करते हैं, सी टेट, यूपी टेट, एमटेट, जो भी टेट की तैयारी करते हैं वो लोग तो टीचर होते हैं। लेकिन आने वाला, इसके पहले आप लोग तो विद्यार्थी थे ना भाई। तो गर्व का कारण कब बनता है? तो जब आप किसी दूसरे को मदद करिएगा ना, तो वहां पे गर्व वाली बात होगी, वाह मैं मदद किया हूं तो पास कर गया। तो गर्व वाली बात तो यही ना होती है। तो लिखा क्या है? सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। कहिए कि अरे हम उसको मदद किए ना तो आज वो दरोगा बन गया है, हम मदद नहीं करते तो नहीं बनता। ये क्या हो जाती है? सफलता का श्रेय स्वयं को मान लीजिएगा तो ये गर्व वाली बात होती है। और आज का लास्ट प्रश्न है, और गर्व की बात मैं अपने यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए भाई। क्वेश्चन कराता हूँ, रुक जाइए। पिछले साल ऑनलाइन एग्जाम सीटेट वाला हुआ था, उसमें मेरे यहाँ 10 स्टूडेंट थे और 9 स्टूडेंट सफलता पाया। अब की बार भाई जब इतना अच्छा रिजल्ट आया तो संख्या मेरे यहाँ बढ़ गया है। मेरे यहाँ 17 स्टूडेंट हो गए, 14 पास कर रहे हैं। 3 का जो है ना स्थिति खराब हो गया। पता नहीं क्या किया भाई, कितना भी पढ़ाया जाए। अब भाई घर पे क्या कर रहा है कोई, ये तो मैं नहीं ना बता पाऊंगा कि घर पे जा कर के कहीं बातें कर रहा हो, रात भर लगा हो, तो ये तो भाई कोई जानता नहीं है ना। मैं तो भाई पढ़ने के लिए बोलता हूँ कि ये चीज़ करना है, लाइव क्लास ज्वाइन करना है। काफ़ी लोग करते ही नहीं है, काफ़ी लोग नहीं करते थे, वो लोग पकड़े जाते थे। तो 8 बजे रेगुलर लाइव चलता है, आप लोग जरूर आइएगा। सारा दुनियादारी जो भी इन्होंने बातें होती रहती है कि भाई मेरा यह काम है, ये कर दो भाई। 1-1 घंटा 2-2 घंटा बाद फ़ोन से लगे रहते हैं। उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि भाई जब शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक बार कस के जोर लगाइए, आपका निकल जाएगा। ये कोई हार्ड होता नहीं है। तो भाई अब की बार 17 में 14 स्टूडेंटों का नंबर अच्छा जा रहा है। अब रिजल्ट की बात है, उसमें भी बढ़ सकता है, 1-2 नंबर बढ़ने वाला है, तो और भी बढ़ने वाला है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लाइव आकर के बताऊंगा कि मेरे यहाँ इतने लोग पास किए हैं। सभी को मैं बुलाने वाला हूँ, देखिएगा आप लोग। और आप लोग भी भाई पास करिएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। बस रात्रि का जो है ना पढ़ाई बहुत अच्छा से करें, क्योंकि रात्रि की पढ़ाई बहुत
आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और रेगुलरिटी ना होता है भाई, रेगुलर बने रहना है। आप रेगुलर बने रहिए, कभी भी फेल करने वाली बात ही नहीं है ना। तो रेगुलर बने रहना है, ये नहीं कि भाई आज आए कल देखेंगे, भाई इसको परसों देख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। चलिए भैया, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा क्या है? जब अपने अंदर से, आपके अंदर जब रुचि होगा ना कि हमको सीटेट निकाल के छोड़ना, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, हम तो निकाल के ही छोड़ेंगे, तो इसको कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। तो रुचि क्या होता है भाई? रुचि होता है आंतरिक प्रेरणा। कहीं पे है क्या रुचि? नहीं दिया है। चलिए पढ़ लेते हैं भाई, ऑप्शन को पढ़ते हैं, पकड़ में आएगा। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए ये क्या है? आंतरिक प्रेरणा। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मैंने खुद से बोलना है आप, तो ये आंतरिक प्रेरणा हुआ। क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन के लिए जरूरी है ना। तो ये क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। अब देखिए, मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए, तो दंड क्या है? बाह्य प्रेरणा। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाना, ये क्या है? बाह्य प्रेरणा है, आंतरिक नहीं है। और साथियों का प्रशंसा करें। आप किस लिए पढ़ाई करेंगे? आपका दोस्तवा आपको बड़ाई करे, वाह वाह हमारा दोस्तवा निकाल लिया, ये आंतरिक प्रेरणा नहीं है दोस्तों, ये बाह्य प्रेरणा है। ये जितना भी मैंने घेरा लगाया है ये सब बाह्य प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा नहीं है। आंतरिक प्रेरणा होता है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, अंदर रुचि। ठीक है, तो जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है। तो दोस्त, आप सभी से कहना है कि आप अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें, तब और प्रेरणा आपके अंदर आएगा और आपके दोस्त क्या कर रहे हैं था लग जाएगा। आप क्लास ज्वाइन करते रहिएगा और आपके दोस्त लगे रहेंगे, था तो लग जाएगा ना। तो आप इस नंबर से जुड़िए और कहिएगा सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, मुझे भी तैयारी करनी है, अब दुनिया को पलट देना है, बदल देना है, अब तो नौकरी लगेगी। भाई मिलते हैं अगले पार्ट में, काफ़ी आप लोगों को पका दिया मैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।